हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है, और उनके लिए आज की क्लास में कुछ नए हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पेपर की दृष्टि से। पेपर में किस तरीके से प्रश्न आते हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करेंगे। और क्या है दोस्तों कि हर बार आपका पेपर थोड़ा नर्म तरीके से आता है, लेकिन अब की बार जो पेपर होने का आपका है वो आपको थोड़ा टफ सब्जेक्ट से आपका टफ सब्जेक्ट होने की संभावनाएं होंगी। तो इस वजह से मैं आपको जल्द से ही जल्द आपको अच्छे से अच्छे मॉडल पेपर सॉल्व कराने का आपका पूरा निर्धारित किया गया है दोस्तों, और अच्छे से तैयारी भी करेंगे आप। जैसे आपका यहाँ पे निर्धारित किया गया है, बताया भी गया है कि बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस और प्रश्न पत्र आपका जो है उन्नत पोषण एवं मानव विकास से है। एनईपी का मतलब आप लोग को पता ही है। और खंड आ से आपका आता है सभी प्रश्न करने हैं। खंड आ में आपको 50 शब्द के एक प्रश्न का आपको आंसर देना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। अब आप लोग को पता है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। पोषक के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अब आपका आता है पोषक तत्व के बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। पोषक तत्व का मतलब दोस्तों होता है कि जो हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाए, जो हम खाने पीने के जो हमें पोषक, किस खाने पीने के पदार्थ से पोषक मिलता है और किस हमारा शरीर यानी कि रोगों से लड़ने में मदद करे, तो वही होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब होता है दोस्तों कि भोजन के अंदर विद्यमान वे सभी तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हो, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर में आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर में आता है प्रोटीन, थर्ड नंबर में आता है वसा, और फोर्थ नंबर आता है विटामिन्स, 5 नंबर आता है दोस्तों खनिज लवण, और 6 नंबर आता है आपका जल। फिर आता है सेकंड नंबर कैलोरी की परिभाषा। आप लोग जानते हैं कैलोरी अगर आपको 1 कैलोरी के बराबर कोई भी ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप जानेंगे कैलोरी है जो आपकी 1 डिग्री सेल्सियस का जो ऊर्जा है वो बढ़ाने के लिए क्या होता है, कैलोरी की मात्रा हमें बहुत ज़रूरी पड़ती है। अब 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यानी जो 1 किलोग्राम पानी की जो ताप होता है उसे हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे हम कैलोरी को हम किलो कैलोरी भी कहते हैं, तथा इसे हम सी से प्रदर्शित कर सकते हैं या KCl से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, पूरक आहार। पूरक आहार किसे कहते हैं? अब पूरक आहार का मतलब होता है दोस्तों कि जब बच्चा छोटा हो तो उसे एक पूरक के अनुसार देना चाहिए, यानी कि उसे किस तरीके से हमें खिलाना पिलाना चाहिए। जब शिशु 4 से 5 महीने का हो जाता है, जब माता के दूध के अतिरिक्त उसे फलों का रस, पके फलों के गूदे, सब्जियों का सूप, उबली हुई सब्जियाँ जो मसलकर, अनाजों के पाउडर, पानी या दूध में घोल कर दिया जाता है, इससे उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और इन्हीं को हम पूरक आहार कहा है, यानी कि ये पहला आहार होता है बच्चों का, और संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य किसे कहते हैं? इसमें आता है विकासात्मक कार्य में कि हैविंग महोदय जी के अनुसार बताया गया है, यानी हैविंग हर्स्ट महोदय जी के बताया गया है कि विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होता है, और इस कार्य की सफलता से उसे प्रसन्नता तथा असफलता से दुख प्राप्त होता है और बाद में कार्यों में कठिनाई आती हैं। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? अब संज्ञानात्मक विकास में आता है कि संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान क्या है? तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं विकासात्मक कार्य, संज्ञानात्मक कार्य।
फिर आता है 6 नंबर, नैतिकता से क्या अभिप्राय है, यानी कि नैतिकता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है नैतिकता के बारे में। तो सबसे पहले नैतिकता का मतलब होता है कि नैतिकता एक ऐसी मानसिक वृत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नैतिक व चारित्रिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है। नैतिकता एक अर्जित गुण वह है जो परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस और समाज द्वारा सीखा जाता है। फिर आता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, सुपोषण। सुपोषण किसे कहते हैं? सुपोषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुपोषण का मतलब होता है कि भोजन की वह मात्रा तथा प्रकार जिसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व आवश्यक मात्राओं में हो, जिससे शरीर जो शारीरिक विकास है उचित रूप में हो सके। जो आपकी शारीरिक विकास है वो क्या होता है? उचित रूप से आपका विकास हो, यानी कि आपको आपके यानी कि शरीर की जो रोग होते हैं उससे लड़ने में मदद करे और आपकी शरीर हेल्थ पुष्ट हो, तो ये आपका शारीरिक यानी कि सुपोषण के अंतर्गत आता है। शरीर सुविकसित हो, स्वस्थ एवं पुष्ट हो, जिससे शरीर की कार्य क्षमता तथा मानसिक क्षमता में अभिवृद्धि हो तथा शरीर को रोग रहित रखकर दीर्घ आयु प्राप्त करने में सहायक हो। तो इसी को तो हम सुपोषण कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका उपचारात्मक आहार। उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं दोस्तों? इसमें लिखेंगे आप लोग कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है, क्या होता है? बीमार पड़ जाता है, उसे गंभीर चोट लग जाती है अथवा संक्रामक रोग हो जाता है या चयापचय यानी कि चयापचय में बाधा आ जाती है, तो उस समय रोगी के शरीर में पौष्टिक तत्वों को शोषित करने की क्षमता भी कम हो जाती है तथा तत्वों की आवश्यकता में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आहार में कुछ परिवर्तन करके उसके आहार को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे रोगी को शक्ति तथा क्षमता प्राप्त हो तथा रोग का उपचार भी हो सके। किसी व्यक्ति को रोग की स्थिति में अथवा रोग के बाद स्वस्थ लाभ के आहार जो आहार दिया जाता है उसे उपचारात्मक आहार कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि प्रौढ़ावस्था में पोषण। प्रौढ़ावस्था में जो पोषण होता है वो क्या किस प्रकार से होता है? सबसे पहले लिखेंगे इसमें आप लोग कि प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपना स्वतंत्र जीवन शुरू कर लेता है और वह अपनी गृहस्थी एवं बच्चों के पालन पोषण की चिंता करता है। उसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, कभी कभी आर्थिक कठिनाई भी इसके समय अधिक होती है, अतः अपने भोजन में कमी करके जैसे तैसे आय में संतुलन रखते हैं, जिससे वे अपना स्वास्थ्य भी खो बैठते हैं। चिकित्सक व दवाई पर व्यय करने लगते हैं। यदि उन्हें अपने स्वास्थ्य व संतुलित आहार के महत्व का ज्ञान हो जाए, जिससे वे सस्ते खाद्य पदार्थों द्वारा आहार को संतुलित बना सकें, तो उनका जीवन अधिक सुखी, सहज एवं संपन्न हो सकेगा। प्रौढ़ावस्था में यद्यपि वृद्धि का कार्य नहीं रहता, किंतु टूटे फूटे कोषों की मरम्मत के लिए निर्माणात्मक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता रहती है और प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता में भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टोपिक गर्भावस्था क्या है? एक्टोपिक गर्भावस्था के बारे में बताइए। अब सबसे पहले जानेंगे एक्टोपिक गर्भावस्था किसे कहते हैं। ये होता है दोस्तों एक्टोपिक गर्भावस्था यानी कि विरेचन के बाद, जब विरेचन होता है उसके बाद जब शिशु का विकास गर्भाशय में ना होकर क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में होने लगता है, तो इसको हम एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं और इसमें फैलोपियन ट्यूब काटने का डर रहता है, तो इसे एक्टोपिक गर्भावस्था के बारे में था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक था। अब ये सेक्शन ए के सारे प्रश्न नहीं, खंड आ के सारे प्रश्न थे और खंड आ में हमने आपको एक एक प्रश्न करके आपको बताया। खंड आ से आपको 10 प्रश्न थे, 10 में आपको 10 के क्लियर हो गए और अब आपका आता है खंड बा में केवल 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 150 शब्दों में देना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए और मस्त होकर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जो पठन पाठन का काम है वो बहुत ही सुलभ बनाने का प्रयास किया जाता है। अब जैसे आपका आता है संतुलित आहार की क्या विशेषताएं हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है खंड बा का कि संतुलित आहार की क्या विशेषताएं हैं,
तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संतुलित आहार की विशेषताएं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पढ़ने के लिए केवल आपकी लगन होनी चाहिए और मैं आपके साथ हमेशा तत्पर रहूँगा। फर्स्ट नंबर आता है कि संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल आदि का समावेश उचित मात्रा में होना चाहिए संतुलित आहार के लिए। सेकेंड नंबर किसमें आता है कि इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां तथा कच्चे फलों को भी उचित समावेश होना चाहिए। थर्ड नंबर कच्चा टमाटर, सलाद, मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, नींबू इत्यादि होना आवश्यक है। फोर नंबर आहार में प्रतिदिन परिवर्तन कर देना चाहिए तथा उसे आकर्षक तथा मोहक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। 5 नंबर है कि संतुलित आहार व्यक्ति के व्यवसाय, आयु, लिंग तथा जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न होना चाहिए। फिर 6 नंबर आता है कि आहार की पौष्टिकता की उसी स्थिति में लाभ उठाया जा सकता है जब आहार दूषित न हो और न ही पाचनशील हो तथा पाचनशील हो, क्या हो, दूषित ना हो और पाचनशील हो। फिर आता है 7 नंबर कि संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की मात्राएं होनी चाहिए। फिर 8 नंबर आता है दोस्तों कि संतुलित आहार में समस्त पोषक तत्वों का स्थान होना चाहिए। 9 नंबर संतुलित आहार में पोषक तत्व आवश्यक मात्रा तथा अनुपात में होना चाहिए। इसकी पोषक तत्व की मात्रा अगर आपके शरीर उसमें रहेगी तो आपकी जो शरीर है वो और जो बुद्धि है वो क्या तीव्र गति से फैलती है। फिर आता है कि भविष्य में आवश्यकता के लिए पोषक तत्व संचय हो सकते हैं, इसलिए खनिज, लवण में एवं विटामिन की अधिकता होनी चाहिए। फिर आता है 11 नंबर कि उचित मात्रा में कैलोरी प्रदान कराता हो। फिर 12 नंबर संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। फिर आता है 3rd नंबर क्वेश्चन कि आहार आयोजन के चरण बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आहार आयोजन के चरण कौन कौन से हैं। इसमें लिखेंगे आहार आयोजन के चरण यानी कि स्टेप्स ऑफ फूड प्लानिंग। क्या होता है? फूड प्लानिंग। इसमें लिखेंगे फर्स्ट नंबर में परिवार के समस्त सदस्यों की संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी। इसमें लिखेंगे कि आहार आयोजन करते समय सर्वप्रथम गृहिणी को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति, जिसे कहते हैं ICMR, द्वारा विभिन्न आयु, लिंग एवं कार्यों के अनुसार प्रस्तावित तालिका के द्वारा अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों की प्रतिदिन की पोषण संबंधी आवश्यकताएं ज्ञात करनी जरूरी है। उसके बाद फिर आता है 2nd नंबर आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का उपयोग। पौष्टिक, इसमें लिखेंगे कि पौष्टिक आवश्यकताओं को ज्ञात करने के ऐसे पौष्टिक आहार का चुनाव करना आवश्यक है जो कि विभिन्न भोज्य समूहों के आधार पर किए जा सकते हैं। गृहिणी को अपनी सुविधानुसार किसी भी भोज्य वर्ग का चुनाव करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो प्रत्येक भोज्य समूह में कम से कम एक भोज्य पदार्थ को अवश्य चुनना चाहिए। फिर आता है आपका 3rd नंबर कि आहार नियोजन के अंतर्गत प्रस्तावित संतुलित आहार तालिकाओं का उपयोग। जैसे इसमें आएगा आपका कि आहार आयोजन के बाद गृहिणी को यह जानना चाहिए कि वह अपने परिवार के सदस्यों के उचित स्वास्थ्य हेतु विभिन्न भोज्य पदार्थ कितनी मात्रा में आहार में सम्मिलित करें, जिससे कि इसके लिए संतुलित आहार तालिकाओं की जानकारी रखना आवश्यक है। उसके बाद फिर आता है 4th नंबर स्तनपान। आपका आता है क्या? स्तनपान। स्तनपान में आता है कि स्तनपान से जो लाभ है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर में आता है कि दुग्धपान से शिशु के मुंह में यानी कि जो शिशु के मुंह का व्यायाम होता है, जिससे मुंह, जबड़ों और चेहरे की मांसपेशियां के निर्माण में सहायता मिलती है। 2nd नंबर है कि विटामिन सी और थायमीन पूर्ण रूप से माता के दूध में प्राप्त होती है। विटामिन सी और थायमीन जो है जो विटामिन जो मिलती है थायमीन, विटामिन सी और थायमीन जो होता है वो माता के दूध से पूर्ण रूप से मिल जाता है। 3rd नंबर आता है आपका कि स्तनपान कराने से माता और शिशु दोनों ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं और दोनों के भावनात्मक संबंध दुग्धपान से सुदृढ़ होते हैं और माता की वात्सल्य जो ममता होती है वो बढ़ती है और शिशु को माता से सुरक्षा और संरक्षण की अनुभूति भी मिलती है। फिर आता है 4th नंबर शिशु की संकीर्ण यानी कि रिफ्लेक्स दुग्धपान द्वारा संतुष्ट होता है। 5 नंबर आता है
कि माता का दूध आसानी से मिल जाता है। फिर आता है 6 नंबर कि दुग्धपान कराने से माता के शरीर में गर्भाशय एवं स्तन की मांसपेशियाँ जो गर्भावस्था में बढ़ जाती है। 7 नंबर आता है कि माता का दूध प्राकृतिक व सर्वोत्तम आहार है जो प्रकृति से प्रदत्त है। फिर 8 नंबर कि यह दूध शिशु की पाचन क्षमता में अनुकूल होता है। और फिर 9 नंबर कि माता का दूध अत्यंत शुद्ध एवं जीवाणु रहित होता है। फिर आता है 10 नंबर कि माता का दूध पीने वाले शिशु में रोग रोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। फिर आता है नेक्स्ट आपका कि माता के दूध में किसी भी प्रकार के दूषित पदार्थ या मिलावट का भय नहीं रहता है। फिर आता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, एड्स क्या है, इसके कारण, लक्षण एवं उपचार लिखिए। अब आपका आता है एड्स क्या है दोस्तों, इसमें लिखेंगे कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक विषाणु है जो बॉडी के ह्यूमन सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और व्यक्ति के शरीर में उसकी प्रतिरोधक क्षमता को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करता है। हर 2 दिन में बुखार महसूस होना, कई बार तेजी बुखार आना HIV का सबसे पहला लक्षण होता है। पिछले कुछ दिनों में पहले से ज़्यादा थकान होना या हर समय थकावट महसूस करना HIV की ज़रूरत लक्षण होता है। HIV के मरीज का वज़न एकदम से नहीं घटता बल्कि वज़न में धीरे धीरे कमी आने लगती है। एड्स के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, एड्स में लक्षण लिखेंगे। फर्स्ट नंबर आता है लगातार वज़न गिरना। सेकंड नंबर मुंह में सफ़ेद चकत्तेदार धब्बे निकलना। थर्ड नंबर लगातार खांसी रहना। फोर्थ नंबर बार बार दस्त लगना, अतिसार की समस्या पैदा होना। फिर 5 नंबर आता है त्वचा में खुजली व चकत्ते होना, बार बार शारीरिक थकान का अनुभव होना, तेज़ बुखार रहना। अब आता है HIV एड्स फैलने के कारण, किस प्रकार के इसके फैलते हैं, कारण लिखेंगे इसमें। फर्स्ट नंबर आता है कि संक्रमित व्यक्ति का रक्त जब किसी व्यक्ति को चढ़ा जाता है तो यानी कि जो सामान्य व्यक्ति में HIV वायरस पहुंच जाता है। सेकंड नंबर है HIV संक्रमित व्यक्ति यानी पुरुष जब किसी महिला यानी कि सामान्य महिला के साथ यौन संपर्क करता है तो महिला पुरुष के वीर्य द्वारा संक्रमित हो जाता है। थर्ड नंबर यदि संक्रमित महिला सामान्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती हैं तो पुरुष को HIV वायरस संक्रमित करता है। फोर्थ नंबर संक्रमित महिला जब अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो शिशु HIV से ग्रसित होता है। उसके बाद में फिर इसके रोकथाम यानी बचाव, इसमें लिखेंगे HIV एड्स से बचाव व रोकथाम कैसे होता है। अब आपका आता है फर्स्ट नंबर इसमें यौन संबंधों इसमें असुरक्षित तरीकों को अपनाएं। सेकंड नंबर आता है कि एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित ना करें। थर्ड नंबर संभोग के समय कंडोम का इस्तेमाल करें। 5 नंबर हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज का प्रयोग करें। 6 नंबर किसी अन्य की तौलिया व अंडरगारमेंट इस्तेमाल ना करें। 8 नंबर HIV प्लस होने पर गर्भाधारण से बचें। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका एक बार प्रयोग की गई सुइयां और सिरिंज का प्रयोग दोबारा ना करें। दाढ़ी बनाने के लिए अपने ही ब्लेड का इस्तेमाल करें। जब भी किसी मरीज को खून की आवश्यकता हो तो रक्त परीक्षण के बाद ही खून को मरीज दें। तो इस तरीके से आप लोग बच सकते हैं। फिर आता है 6 नंबर कि भोजन के क्या कार्य हैं। अब इसमें लिखेंगे भोजन के कार्य। भोजन के कार्य में आएगा कि फर्स्ट नंबर है कि शारीरिक कार्य। भोजन के शारीरिक कार्यों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर है ऊर्जा प्रदान करना। इसमें आता है कि ऊर्जा शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है जो भिन्न भिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कठोर शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को सामान्य क्लर्क व्यक्ति की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसका नंबर नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। कोशिका सेल हमारे शरीर की न्यूनतम इकाई है और इनमें कोशिका का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। जन्म में प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विकास एवं क्रियाशीलता में अनेक कोशिकाओं एवं ऊतकों का ह्रास होता है। जब लोहा यानी लाल रक्त कणों यानी RBC में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण के साथ संयुक्त होता है
यह हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को जीवित कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां कार्बोहाइड्रेट और वसा के कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्वों से रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संचालन करती है। भोजन में आयोडीन तत्व की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और जिससे फलस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित होता है। फिर आता है 7 नंबर कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। शरीर के विकास एवं उसकी क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा जनित तत्वों तथा निर्माणक तत्वों के साथ साथ सुरक्षात्मक तत्वों का भी आवश्यकता पड़ती है। जो भोजन के साथ शरीर में पहुँचने वाले यह सुरक्षात्मक तत्व हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा अंगों को सुचारू रूप से कार्य संचालन में सहायता पहुंचाते हैं। इन तत्वों में असंतुलन से शरीर की विकास प्रभावित होता है और व्यक्ति अनेक रोगों में पीड़ित हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका मनोवैज्ञानिक कार्य। इसमें आता है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि भोजन केवल क्षुधा शांत करने तथा शरीर के पोषण का ही कार्य नहीं करता, अपितु यह व्यक्ति के अनुभूतियों को व्यक्त करने की एक उत्तम साधन भी है। फिर आता है 3rd नंबर आपका सामाजिक कार्य। मानव एक सामाजिक प्राणी है। जिस तरह एक परिवार की रचना कुछ सदस्यों द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार समाज की रचना परिवारों व कुटुंबों के द्वारा होती है। व्यक्ति के आपस में भावनाओं का आदान प्रदान करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना इस आदान प्रदान का एक माध्यम भोजन भी है, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रेम, मित्रता, सहयोग आदि भावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो ये आता है आपका भोजन के बारे में। उसके बाद फिर आता है आपका खंडसा। खंडसा में केवल 2 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 450 शब्दों में देना है। अब आपका 7वां प्रश्न दिया बताया गया है इसमें कि पूरक आहार क्या होता है, पूरक आहार देने की विधि बताइए। 8 नंबर प्रश्न बताया गया इसमें कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन है कि मादक पदार्थों का उपयोग के दुष्प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो 10th नंबर प्रश्न है कि क्रियात्मक विकास के क्षेत्र बताइए। तो दोस्तों ये 2 प्रश्न आपको मैं अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और जो आपका पेपर का पॉइंट होता है वो आपका जो विकास होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी के साथ मैं इसको 2 करके वीडियो अलग से बना देंगे और अगली वीडियो में हम आपको ये 2 प्रश्न करके बना देंगे जो कि आपके पेपर में आपकी सहायता कर सके। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।